नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज रविवार 21 जनवरी को 8वां दिन है। मणिपुर से शुरू हुई है यात्रा, नागालैंड और असम का सफर पूरा कर अब अरुणाचल प्रदेश पहुंच गई है। आज 8वें दिन यात्रा की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी गांव से की गई। वहीं कल शनिवार को राज्य में यात्रा के प्रवेश के दौरान राहुल गांधी ने यहां भी केंद्र पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। आप टैक्स भरते हैं लेकिन उसका फायदा आपको नहीं मिलता। राहुल ने कहा कि हमारा लक्ष्य आपके दिल की आवाज़ और कठिनाइयों को सुनना और फिर उसे संसद में उठाने और देश को बताने का है। असम में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। मैंने यहाँ कुछ पत्रकारों से पूछा कि असम में क्या हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान विभिन्न स्थानों पर अन्याय हुआ था। असम के हजारों युवा मारे गए थे और असम उग्रवादी की चपेट में आ गया था। उन विभिन्न स्थानों पर मारे गए लोगों के परिजनों ने इस यात्रा का विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस ने क्षेत्र के लोगों के बीच विभाजन पैदा किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर में विकास और शांति की अपनी नीति के जरिए यह सुनिश्चित किया कि लोगों में देश को दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर विश्वास पैदा हो सके। महाराष्ट्र में 23 जनवरी मंगलवार से मराठा समाज का सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सर्वेक्षण शुरू होना है, जिसे लेकर प्रदेश की शिंदे सरकार ने सभी ढांचों को तैयार रखने और सर्वे को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सही समय पर और सटीकता से सर्वे करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल शनिवार को इसके लिए गांवों तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करने और हर माध्यम से लोगों को सर्वे के बारे में बताने का आदेश दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर शनिवार को राज्य के सभी जिलों, प्रमंडलों और नगर निगमों के अधिकारियों से बात की। बता दें कि पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से होने जा रहे इस सर्वेक्षण का काम 23 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 8 दिनों में लगभग 50,000 कर्मचारी इस सर्वे को पूरा करेंगे। इसमें राज्य के मराठा और गैर मराठा जातियों के लगभग 2.5 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कल शनिवार को ईडी को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है। बता दें कि यह स्टेटमेंट ईडी ऑफिस में नहीं बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय में रिकॉर्ड किया गया। वहीं पूछताछ खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यालय के बाहर उनके समर्थन में जुटी भीड़ का आभार प्रकट किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद से षड्यंत्र के जाल बिछाए जा रहे हैं, लेकिन हम ना कभी डरे हैं ना झुके हैं। हेमंत सोरेन हर कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहेगा, ये वादा करता हूँ। जरूरत पड़ी तो गोली खा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। मुख्यमंत्री ने आगे केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि आज सुनियोजित तरीके से केंद्र द्वारा विपक्ष के लोगों को टारगेट कर उन पर प्रहार किया जा रहा है। यह किसी से छिपा नहीं है और इसी कड़ी में हम भी आते हैं, लेकिन राज्य पर गलत नजर रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। असम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि म्यांमार सीमा पर लोगों की मुक्त आवाजाही रोकने के लिए जल्द ही बाड़ लगाई जाएगी। इससे अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार म्यांमार के साथ भारत के मुक्त आवाजाही व्यवस्था समझौते यानी FMR पर भी पुनर्विचार कर रही है और भारत जल्द ही इसे समाप्त करेगा। बता दें कि FMR भारत म्यांमार सीमा के करीब रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देता है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिल गया है। बता दें कि अब तक उन्हें समारोह का न्योता नहीं मिला था, जिसे लेकर पार्टी नेताओं ने बीजेपी की आलोचना की थी, लेकिन अब न्योता मिलने के बाद भी उद्धव ठाकरे गुट ने नाराजगी जताई है। दरअसल शिवसेना UBT को यह निमंत्रण पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिला है, जिसे लेकर ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि आप मशहूर हस्तियों और फिल्मी सितारों को तो विशेष निमंत्रण दे रहे हैं, जबकि उनका राम जन्मभूमि से कोई लेना देना नहीं है। और ठाकरे परिवार ने राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन बीजेपी ठाकरे परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। राउत ने कहा कि भगवान राम आपको माफ नहीं करेंगे और इसके लिए वह आपको श्राप देंगे। आप भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं और रावण की तरह सरकार चला रहे हैं। कल 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते कई राज्यों में आधे दिन की छुट्टी से लेकर मांस मदिरा की दुकानें बंद रखने जैसे कई आदेश जारी किए गए हैं
और इसी क्रम में दिल्ली के एम्स अस्पताल ने भी 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। एम्स के बयान के मुताबिक सभी गंभीर क्लिनिकल सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन ओपीडी दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मौके पर यानी कल 22 जनवरी को दिल्ली सरकार ने भी राजधानी के सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और शिक्षण संस्थानों आदि में आधे दिन की छुट्टी का प्रस्ताव उपराज्यपाल वी के सक्सेना के पास भेजा था, जिसे उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। यानी कल 22 जनवरी को दिल्ली के सरकारी कार्यालयों में भी आधे दिन की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा इस मौके पर केजरीवाल सरकार की ओर से कई समारोह की तैयारियां भी की जा रही हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार ने शनिवार से 3 दिन तक रामलीला कार्यक्रम कराए जाने की घोषणा की है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन कई राज्यों में छुट्टी की घोषणा को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दरअसल 22 जनवरी के कार्यक्रम के मद्देनजर जहां कई राज्यों में छुट्टी की घोषणा की गई है, तो वहीं केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को आधे दिन का अवकाश दिया है। इसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार ने भी छुट्टी की घोषणा की, तो लॉ की पढ़ाई करने वाले 4 छात्र मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए। आज रविवार 21 जनवरी को उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है। लाइव लॉ के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट की एक विशेष बेंच आज रविवार सुबह 10:30 बजे इन 4 छात्रों की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। 22 जनवरी को छुट्टी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि किसी धार्मिक कार्यक्रम को मनाने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करना संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कानून के छात्रों ने तर्क दिया है कि कोई राज्य किसी भी धर्म के साथ नहीं जुड़ सकता या उसे बढ़ावा नहीं दे सकता। लाइव लॉ के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि एक हिंदू मंदिर की प्रतिष्ठा का जश्न मनाने, उसमें खुले तौर पर हिस्सा लेने और इस तरह एक विशेष धर्म से जुड़ने का सरकार का एक कृत्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर सीधा हमला है। आगे कहा गया है कि छुट्टी की घोषणा शायद किसी देशभक्त के व्यक्तिगत रूप से याद करने के लिए या ऐतिहासिक शख्सियत की याद में की जा सकती है, लेकिन समाज के एक विशेष वर्ग या धार्मिक समुदाय को खुश करने के लिए, रामलला की प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के लिए नहीं। ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों ने कल शनिवार को पश्चिमी इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें कई अमेरिकी कर्मी घायल हो गए। यह जानकारी यूएस सेंट्रल कमांड द्वारा दी गई। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक्स पर लिखा कि 20 जनवरी को शाम 6:30 बजे बगदाद के समय अनुसार पश्चिमी इराक में अल असद एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट दागे गए। वायु रक्षा प्रणाली ने अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही रोककर नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें एयरबेस पर भी गिरी हैं। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और कई अमेरिकी कर्मियों को सिर से गंभीर चोटें आई हैं, जिनकी जांच की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर बातचीत का दौर जारी है, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में मामला फंसता नजर आ रहा है। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि खबरों के मुताबिक बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी ने यह साफ कर दिया है कि राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों पर वह अपने उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि इन 42 लोकसभा सीटों में मुर्शिदाबाद की वो सीट भी शामिल है जहां से कांग्रेस की बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति की चिंता नहीं है, लड़ाई मेरे लिए ज़रूरी है और मैं लड़कर ही जीता हूँ। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे लोग जिन्हें लगता है कि मैं कोई फैक्टर नहीं हूँ तो ठीक है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। चौधरी ने कहा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है ये मुझे पता है, मैंने बीजेपी को हराया है और इससे पहले टीएमसी को भी, इसलिए जो भी फैसला होगा वो दिल्ली से होगा और इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन शोएब मलिक ने कल शनिवार को अपनी तीसरी शादी की घोषणा की। उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से शादी की है। वहीं इस बीच शोएब मलिक और सानिया मिर्जा यानी उनकी दूसरी पत्नी को लेकर इस बात की अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या दोनों का तलाक हुआ है या नहीं। इस पर सानिया मिर्जा के पिता ने क्लैरिटी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने खुला ले लिया था। बता दें कि इस्लाम में खुला का मतलब होता है महिला द्वारा अपनी इच्छा से पति को छोड़ना। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आवारा पशुओं की समस्या को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क पर दर्जनों आवारा बैल खड़े हैं और बैलों के समूहों के पीछे कतार में खड़ी कारें मवेशियों के एक तरफ हटने का इंतजार कर रही हैं। यह तस्वीर किसी एक्सप्रेसवे की बताई जा रही है। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश ने लिखा
कि यह उत्तर प्रदेश में बना दुनिया का पहला एक्सप्रेसवे है जिसका नारा है आपकी जान आपके हाथ। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख का दावा है कि लोगों को आवारा मवेशियों से बचाने के लिए पुलिस की जरूरत है और आवारा मवेशियों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने और लोगों पर हमला करने की समस्या 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 22 से 26 जनवरी तक भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान डेनिस फ्रांसिस नई दिल्ली, जयपुर और मुंबई का दौरा करेंगे। इस दौरान वे भारतीय नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और साथ ही सिविल सोसाइटी और प्रमुख थिंक टैंक के साथ मुलाकात करेंगे। पीटीआई के अनुसार इस यात्रा के दौरान वे सतत विकास, बहुपक्षवाद, पहुंच और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।